हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपका हार्दिक स्वागत है इसमें। और चलिए, फाउंडेशन कोर्स है, ब्रिज कोर्स, ठीक है। ब्रिज कोर्स ला रहे हैं। और देखिए, अब जो व्याख्यान पहले दिया गया कि क्या करने जा रहे हैं, उसे परिभाषित करने की एक कोशिश की है मैंने। तो ब्रिज कोर्स फाउंडेशन कोर्स माना जाएगा। इसमें भी चॉइस है। फाउंडेशन कोर्स के दो पार्ट उठा रहे हैं। बताइए, 10वें में आपने समांतर श्रेणी पढ़ी थी ना? 10वें में आपने समांतर श्रेणी पढ़ी थी, ठीक है। अब एक ये आपने 10वें में पढ़ी थी। उसके बाद अब हम इस पाठ से जोड़कर 11वीं की, ठीक है, समांतर अरिथमेटिक, ये लिखा गया था अरिथमेटिक, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, ये आपने 10वें में पढ़ी, ठीक है। अब मैं कहूंगा कि समांतर श्रेणी से जुड़ा हुआ, ठीक है, गुणोत्तर, ठीक है, ज्योमेट्रिक सीरीज। अब गुणोत्तर श्रेणी जोड़ दे, ठीक है। तो अभी आप ही बताएंगे कि मैं आपको क्या पढ़ाऊं, ठीक है। आप चुनेंगे पक्का, ठीक है। प्रोग्रेशन, ठीक है, जैसा आप कहेंगे मैं आपकी बात मानता हुआ चलूंगा, वैसा पढ़ाऊंगा जैसा आप कहेंगे, ठीक है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक, ओके। अब ये चूंकि 10वें से तुरंत जुड़ा हुआ था, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फाउंडेशन कोर्स ला रहा हूं। 10वें से कितना जोड़ चलूं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में दूसरा पार्ट, क्योंकि मैं कह रहा हूं आप जो चुनेंगे वो पढ़ाऊं, ठीक है। अब आया बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। तो बाइनोमियल थ्योरम, अब दोनों पाठों से आप चुनाव कीजिए कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं, बताइए, वहां से शुरू हो जाएगी यात्रा। चलिए, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है, या बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है, द्विपद प्रमेय, किसमें से आप आज का ज्ञान स्वागत के रूप में स्वीकार कर लेंगे, बताइए। कौन सा पढ़ना चाहते हैं, हाथ उठाइए। चंपा देवी और जीजीआईसी सिंहपुर, कौन सा? फर्स्ट नंबर, ओके। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, वेल डन। अब ज्योमेट्रिक, तो पहला एक स्वरूप देखिए, समांतर श्रेणी 2, 4, 6, 8, 10 और 12, ऐसे 2+2, 4+2, 6+2, 8+2, 10+2, ऐसे हो रहा है। हम एक समान अंतर, सार्व अंतर पा रहे हैं, और वो कॉमन डिफरेंस डी था 10वें में, आपको याद है, सार्व अंतर। और ये सीरीज, ये श्रेणी किस तरह से जा रही है? 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, ऐसे गई। लेकिन अब गुणोत्तर श्रेणी कैसे आएगी, ठीक है। तो गुणोत्तर श्रेणी की जब बात कर रहे हैं, तो जरा इसे देखिए, 2 के बाद 4, तो ये दो पद तो एक समान दिखे, लेकिन दो श्रेणियों में जो अब मैं अगली लिख रहा हूं, अंतर तुरंत अगले टर्म पर स्पष्ट है। 2 के बाद 4 और 4 के बाद 8 और 8 के बाद 16 और 16 के बाद 32, 5वें पद तक आते आते हमारी ये श्रेणी 32 पर पहुंच गई, और 5वें पद पर आते आते हमारी ये श्रेणी 10 तक ही पहुंच पाई है, ठीक है। तो ये धीमी चल रही है और ये तेज चल रही है, ये धीमी चल रही है और ये तेज चल रही है ना, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब गुणोत्तर श्रेणी 2, 4, 8, 16 और 32 पर चली गई, तो यहां पर जैसे कॉमन डिफरेंस था, यहां पर कॉमन रेशियो आया। देखिए, 4/2, 8/4 और 16/8 और 32/16, बार बार क्या आ रहा है? 2। तो ये कॉमन रेशियो कहलाया स्मॉल आर, ये कॉमन रेशियो कहलाया स्मॉल आर। तो 4/2, 8/4, 16/8 और 32/16, ये कॉमन रेशियो है, कॉमन रेशियो आर है ना। 4/2 2, 16/8 2, 8/4 32/16, सभी 2 है, ठीक है। तो हमने क्या देखा? अच्छा, समांतर श्रेणी में जुड़ता या घटता है? बढ़ती हुई है तो जुड़ेगा, घटती हुई है तो घटेगा। 12 - 2 10, 10 - 2 8। तो समांतर श्रेणी में
जुड़कर या घटकर आगे का पद मिलता है। समांतर श्रेणी जो 10वें में पढ़ी थी, आगे का पद जुड़कर या घटकर सार्व अंतर के अनुसार मिलता है। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आगे का पद कुछ गुणा होकर या भाग होकर मिलता है। ठीक है, गुणा होकर। ठीक है, 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8, 8 गुणा 2 16, 16 गुणा 2 32। तो ये बताइए कि जैसे आपको दोनों फॉर्मूले मालूम थे समांतर श्रेणी में 10वें में, क्या कि nth टर्म का सम क्या है और nth टर्म के सम के बाद, ठीक है, nth टर्म क्या है ये पहले आपको मालूम हुआ, फिर सम क्या है, ये 2 फॉर्मूले थे। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी अभी गणित वहां से प्रश्नावली से जब सवाल उठाएंगे तब करिएगा अभ्यास। तो अभी उसी तरह से पहले ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के दोनों फॉर्मूले निकालेंगे गुणोत्तर श्रेणी के, कि गुणोत्तर श्रेणी में nth टर्म कैसा होता है और गुणोत्तर श्रेणी में पूरे n पदों का जोड़ कैसे निकलता है। इसके दोनों फॉर्मूले 2-2 मिनट में आएंगे, वो दिख जाएंगे, फिर सवाल शुरू होंगे। ठीक है, तो चलिए अब मैं गुणोत्तर श्रेणी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ला रहा हूं। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये दूसरा पेज है, आज का दूसरा पेज, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, तो क्या दिखाया, 2 4 8 16 32 एंड सो ऑन, ऐसे। तो हमने देखा कि इंटू 2 आ रहा है, इंटू 2 आ रहा है, इंटू 2 आ रहा है। ऐसी श्रेणियां गुणोत्तर श्रेणी कहलाती हैं। पहचान क्या है, कुछ गुणा होकर अगला पद मिलता जाता है अगर बढ़ती हुई है। ठीक है, और कुछ भाग से आगे का पद मिलता जाता है, कब, जब घटती हुई है। इधर हमने लिखा है 2 4 8, अगर इधर से लिख दे 32 16 8 और 4 ऐसे लिखे तो ये घटती हुई है। इसमें अगर हम कहें 2 से भाग हो रहा है तो मतलब यही हुआ कि सभी में 1/2 का गुणा हो रहा है। 32 में 1/2 का गुणा हुआ, ठीक है, 16 है, 16 में 1/2 का गुणा हुआ, 8 आ गए, 8 में 1/2 का गुणा हुआ, 4 आ गए, एंड सो ऑन। तो ये जो था यहाँ पर 2 क्या है और यहाँ पर हाफ क्या है, दोनों ही कॉमन रेशियो कहलाते हैं। जैसे समांतर श्रेणी में सार्वंतर था डी, ऐसे जो गुणोत्तर श्रेणी में, ठीक है, कॉमन रेशियो है। ठीक, और वो यहाँ पर ये इस वाली में बढ़ती हुई श्रेणी है तो 2 आया है और घटती हुई श्रेणी है तो हाफ आया है, यहाँ पर आर है। ठीक है, अब जनरलाइज कर लें, अब जनरलाइज कर लें, ये एग्जाम्पल था। ठीक है, कि अगर पहला पद जैसे आपने समांतर श्रेणी में माना था तो हम ए मान लेते हैं, यहां भी ए मान लिया, लेकिन समांतर श्रेणी में कुछ जुड़ता था तो आप अगला पद कहते थे ए प्लस डी, और फिर इसमें डी जब जुड़ जाता था तो आप अगला पद कहते थे 2d, फिर इसमें डी जुड़ जाता था तो अगला पद आप ए प्लस 3d लेते थे। अब इसमें अगला पद कैसे लें, कह चुके हैं कि आर मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉमन रेशियो, तो माना कि आर कॉमन रेशियो है और पहला पद ए है तो अगला पद क्या होगा, आर ए आर ना, कॉमन रेशियो 2, तो 2 के बाद अगला पद 4, कॉमन रेशियो 2 चल रहा है इस श्रेणी का तो अगला पद 4 गुणा 2, अगला पद 8 गुणा 2, अगला पद 16 गुणा 2, ये आया। तो फिर अब गुणोत्तर श्रेणी में अब जनरल टर्म लिखना चाहते हैं ए आर और अगला पद फिर से आर मल्टीप्लाई हो गया तो ए आर स्क्वेयर। तो जैसे आपने समांतर श्रेणी में nth टर्म निकाला था, याद आए, ठीक, तो आपने ये पाया था कि समांतर श्रेणी में nth टर्म कैसे लिख रहे थे, पहला टर्म, और पहले टर्म में उसके बाद हम क्या देखते हैं, पहले टर्म में 0d था
और दूसरे टर्म में 1d था, तीसरे टर्म में 2d था और चौथे टर्म में 3d था। चौथे टर्म में 3d था तो nth टर्म में क्या होगा, n-1d। इस तरह से nth टर्म हमें 10वीं में प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो फिर अब 11वीं में ये गुणोत्तर श्रेणी का हमें nth टर्म चाहिए। तो अब जरा फिर से पढ़िए, पहला पद a, तब उस समय r की पावर क्या है, हम देख सकते हैं r की पावर 0 होती है यहाँ। क्यों, r की पावर 0 तो 1 लेगा। एनी कांस्टेंट रेज टू द पावर 0 गिव्स 1। ठीक है, a r टू द पावर 0। अब फिर से a r स्क्वेयर, तो ये दूसरा टर्म आया। अब पहले टर्म में r की पावर 0 थी, दूसरे टर्म में r की पावर कितनी है, 1 है। ये दूसरा टर्म था, r की पावर 1 है। और अब ये तीसरा टर्म है तो r की पावर कितनी है, 2 है। अब चौथा टर्म है तो a r क्यूब है, तो इसमें r की पावर कितनी है, 3 है। चौथे टर्म में r की पावर 3, दूसरे टर्म में r की पावर 1, तीसरे टर्म में r की पावर 2। तो विचार करिए जरा कि nth टर्म में r की पावर क्या होगी। तो nth टर्म में फिर विचार करिए, यहां का अंदाज लगाइए कि यहां पर d क्या था, किस तरह से चलता था। पहला टर्म था तो 0d, दूसरा टर्म था तो 1d, तीसरा टर्म 2d, चौथा टर्म 3d। इसलिए nth टर्म में हमने n-1d आसानी से दिख गया। ठीक है, देख लिया। अब यहां पर अगर nth टर्म चाहिए तो हम n कैसे देखें, ये देखना है। तो ध्यान दीजिए, फिर से मैं बोल रहा हूं, पहले पद में r की घात कितनी, 0। दूसरे पद में r की घात कितनी, 1। फिर सुनिएगा, तीसरे टर्म में, तीसरे पद में r की घात 2, चौथे पद में r की घात 3। तो इसका मतलब nth टर्म में r की घात, बोलिए दिखी कि नहीं, n-1। एक कम ही तो थी, चौथे टर्म में 3 और तीसरे टर्म में 2, पहले दूसरे टर्म में 1 और पहले टर्म में 0। पहले टर्म में 0, एक कम, दूसरे टर्म में 1, एक कम हो गई ना, तीसरे टर्म में 2, एक कम हो गई ना, चौथे टर्म में फिर से एक कम हो गई और एक कम होकर 3 हो गई। तो nth टर्म में एक जब कम होगी तो n-1 हो गई ना, n-1 हो गई। तो ये आज आपने 11वीं का पहला फॉर्मूला देखा कि जो हमने गुणोत्तर श्रेणी में nth टर्म के लिए लिखा है। ठीक है, क्लियर। तो पहला पार्ट हमने देखा गुणोत्तर श्रेणी का, तो उसमें nth पद किस तरह से लिखा जाता है, याद रखें, ar⁻n-1। तो अब देखें जरा, हम चाहेंगे कि अगर पांचवा पद हमें यहां निकालना है, पांचवा पद हमें निकालना है, तो चलिए अपनी गुणोत्तर श्रेणी में जो पांचवा पद हम निकालेंगे, देखें क्या ये फॉर्मूला सही निकाला गया है। अगर सही होगा तो अभी उत्तर दिखेगा। ठीक है, पांचवा टर्म चाहिए, ए प्रथम पद, प्रथम पद 2। ठीक है, अब उसके बाद आर कॉमन रेशियो 2, कॉमन रेशियो 2, और 2 की पावर कितनी, n-1। n हमने 5 लिया है तो 5 - 1 4 हो गया। ठीक है, अब फिर क्या आ गया, 2 और 2 टू द पावर 4 मेक्स 16। सो 2 into 16 and that gives 32। अरे पांचवा पद 32 ही है, इसका अर्थ हुआ फॉर्मूला सही है। आगे आए तो हमने देखा कि पांचवा पद 32 है। अब एक सवाल और, अब एक्सरसाइज उठा ली जाएगी। एक सवाल और कि पांचवा पद 32 है तो दो ही तरह के सवाल बनते हैं कि पांचवा पद बताइए। इस फॉर्मूले पर दो के तरह के सवाल बन रहे हैं, पांचवा पद बताइए, बता दिया। अब वो कहेंगे कि अगर इस श्रेणी में, ठीक है, अगर इस श्रेणी में, ठीक है, क्या 128 आया है वो, ठीक है, तो इस श्रेणी का में आने वाला पद 128 कौन सा पद है। दूसरा क्या पूछेंगे, अगर इसमें 128 आया इस श्रेणी में तो ये कौन सा पद है। तो अभी हमसे पूछा गया था
कि nth टर्म अगर पांचवा है, ठीक है, तो वो कौन सा है उसका मान बताइए। तो अभी हमने निकाला एक तरह का सवाल nth टर्म का फॉर्मूला लेते हुए कि श्रेणी का पांचवा पद कौन सा है, तो श्रेणी का पांचवा पद 32 है। अब की बार मान दे दिया क्या 128। अगर इस श्रेणी में आने वाले किसी पद का मान 128 है, इफ एनी ऑफ द टर्म्स ऑफ दिस सीरीज इज 128, देन व्हाट इज दैट टर्म, ठीक है, वो कौन सा टर्म होगा। तो पता चला कि अब निकालें, जरा फिर से सवाल सुनिए कि अगर टर्म का मान कितना हो 128 हो, तो इसका पद मान क्या होगा, ठीक है, इसका पद मान अभी क्या था, हमने पद मान 5 ले लिया था, ठीक है, और उसका फेस वैल्यू निकाल दी थी कि 32, पांचवा पद 32 होगा। अब कह रहे हैं कि 128 अगर इस श्रेणी में आएगा तो कौन सा पद होगा, तो 128 इस श्रेणी के लिए फिर से ए कितना 2, आर कितना 2, और एन के बारे में मालूम नहीं, लेट दैट बी एन टर्म, वो एन टर्म है हमने माना, तो n-1 n पता नहीं, n पता नहीं। यही तो पूछा जा रहा है कि अगर इस श्रेणी का कोई पद 128 है तो कौन सा पद है, ठीक है, तो कितना आ गया 128 ऐसे, और ये क्या हो गया, घात जुड़ जाएगी ना, ध्यान है, क्या ध्यान होना चाहिए, a की पावर m इंटू a की पावर n इज a की पावर m प्लस n, ठीक, क्लियर। अच्छा, तो पावर जुड़ गई, 2 की पावर 1 और n-1, तो जब 1 और n-1 जोड़ोगे 128, अब ये क्या हो गया 1 प्लस n-1, 1 और 1 कट गया, तो 2 की पावर केवल n बची। अब 128 को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 कितने हो गए 8, गुणा 2 4 पावर हो गई, तो 2 की 4 पावर क्या ला रही है 16, ठीक है, 5 पावर क्या ला रही है 32, ठीक है, 6 पावर क्या ला रही है 64, 7 पावर क्या ला रही है 128, तो 128 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 7 और 2 की घात n, ठीक है। तो हमारे पास स्टेटमेंट आ गया 2 टू द पावर n इज 2 टू द पावर 7, बेस दोनों के सेम है, तो हम क्या लिख सकेंगे n बराबर 7। तो पता क्या चला कि सातवां पद 128 के बराबर है, सातवां पद 128 के बराबर है। अब 2 मिनट की बात और बचेगी, क्या कि अगर गुणोत्तर श्रेणी में योग निकालना चाहें तो फॉर्मूला क्या है बताइए, थक तो नहीं गए, बता दें, हाथ उठाइए, गुणोत्तर श्रेणी में योग कैसे निकलता है श्रेणी का, जैसे निकालना चाहें कि ऐसी श्रेणी के 5 पदों का योग बताइए, तो फार्मूला होगा, क्यों हम जोड़ने तो नहीं लग जाएंगे, 2 4 6 8 14, ठीक है, 14 के बाद 16, अब वो जोड़ दिए तो कह लीजिए 30 हो गए, फिर 30 और 32 और जोड़ दिए, ऐसे तो नहीं जोड़ने लगेंगे, जोड़ का योग के लिए कोई सूत्र होगा, तो क्या वो सूत्र निकाल लिया जाए, हाथ उठाइए, सूत्र निकाले वो वाला, GGIC सिंगापुर हाथ उठा दीजिए, ठीक है, तो योग निकालते हैं कि योग कैसे निकला, इतनी बात समझ में आई। इस पर एक बार ध्यान दीजिए, दृष्टि डालिए कि nth टर्म का फॉर्मूला गुणोत्तर श्रेणी में क्या निकला, a इंटू आर टू दावर n-1, ठीक है, और इससे दो तरह की चीजें प्राप्त की जा सकती हैं, अगर n मालूम है तो पद का मान क्या होगा, ठीक है, पद का मान दिया हुआ है तो कौन सा पद है ये भी ज्ञात हो सकता है। तो अब योग के लिए मैं फॉर्मूला निकालता हूं, सब निकाल रहे हैं, ये तीसरा पेज आ गया एस, ठीक है, चलिए एस के बारे में, एस इज इक्वल टू ए, ये चीज, तो अब सम लिखते हैं, तो पहला टर्म ए था, दूसरा टर्म ए आर था, और तीसरा टर्म ए आर स्क्वायर था। अब ध्यान से देख लीजिए, और nth टर्म तक आए थे तो ए आर टू दावर n-1 था, ठीक है। अच्छा, इसमें अभी हम ये लेकर चले हैं कि आर हमने 1 से बड़ा ले लिया ना, जैसे भी हमने 2 लिया था ऐसा ले लिया। अब जैसे हमने समांतर श्रेणी में योग निकाला था उसी तरह से अब यहां इसमें हम ऐसी युक्ति लाते हैं, आर मल्टीप्लाई कर दें, अगर एस में बाई तरफ आर मल्टीप्लाई कर दें
तो दाईं तरफ भी हमें आर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सभी पदों में, दाईं तरफ भी आर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सभी पदों में। क्या? ए आर, तो ए आर अब इसके जैसा नहीं दिखेगा, अगर इसमें आर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आर बन जाएगा। तो जब ये ए आर बन जाएगा तो उसको हमें कहाँ लिखना चाहिए? इसके नीचे। जब ए आर में हम आर मल्टीप्लाई कर देंगे, ए आर में आर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ए आर स्क्वेयर हो जाएगा। तो जब ए आर स्क्वेयर हो जाएगा तो वो किससे मेल खाता है? इससे। तो हम लिख देंगे ए आर स्क्वेयर, फिर ए आर स्क्वेयर में हम फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें अगला टर्म मिल जाएगा ए आर क्यूब। और फाइनली हम यहां आ रहे हैं तो इसके पहले का टर्म भी अंदाज लगाइए जरा। ए आर की पावर एन माइनस टू ना, एक कम होती है ना, 3 2 1 और 0, 3 2 1 और 0, तो यहाँ ए आर की पावर एन माइनस टू। इसमें जब आर मल्टीप्लाई किया तो एक घात बढ़ गई और आ गए हम कहां पर? इसके नीचे ए आर टू दी पावर एन माइनस वन। अभी आखिरी बचा रहा, अभी इसमें मल्टीप्लाई किया था आर तो ये आया, अब इसमें आर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो एन माइनस वन में घात एक और जुड़ जाएगी तो क्या आ जाएगा? एन माइनस वन प्लस वन, तो एन बचेगा। तो ये बच गया ए आर टू दी पावर एन बच गया। अब आसानी से देखिए घटा देते हैं, घटा दिया, ठीक है। तो घटाने पर देखो जरा, एस माइनस आर एस, तो एस कॉमन हो गया ना, तो वन माइनस आर और एस आ गया, घटा दिया दोनों को, तो वन माइनस आर और एस हो गया। अब देखिए जब हमने घटाया तो ये तो कटना शुरू हो जाएंगे, ए आर में से ए आर चला गया, ए आर स्क्वेयर में से ए आर स्क्वेयर चला गया, ये सेम टर्म है तो कटते गए, ठीक है, सेम टर्म है तो कटते गए, यहां तक सब कट गया। क्या बचा? ये बचा, घटाया था चिन्ह बदल जाएगा, यहां से एक बचा ए और सब कट गए घटाने के कारण, तो क्या बचा? ए आर टू द पावर एन बचा, ठीक है, ए आर टू द पावर एन। फिर से देखिए मैंने कहा चिन्ह बदल गए तो अब ऋण का चिन्ह लगेगा, ऋण का चिन्ह लगेगा, धन का चिन्ह लगा दिया गया, ठीक है, ए आर, ठीक, ए आर और ए आर स्क्वेयर सब कट गए, ठीक है। तो ए और ऋणात्मक है ना, तो माइनस ए आर टू द पावर एन बच गया। इसमें से ए कॉमन आ गया कि नहीं आया? ठीक है, कॉमन आ गया, ठीक। और कितना ले सकते हैं? ए आर, वन माइनस आर ले लिया, ठीक है। तो अब ए कॉमन आया तो वन माइनस आर टू द पावर एन रह गया, ए कॉमन आ गया। ये हमें एस चाहिए तो हमने लिख लिया ए वन माइनस आर टू द पावर एन अपॉन कितना? वन माइनस आर, ठीक है। चूंकि आर वन से बड़ा लिखा था तो इसको अब ऐसा लिख लेते हैं, और आर ग्रेटर देन वन चाहिए तो सुविधाजनक ये हो गया, क्या? ए दोनों में माइनस दे दिया, इसमें भी माइनस इसमें भी माइनस, तो जब दोनों में माइनस दे दिया तो आसान बना, क्या? आर टू द पावर एन माइनस वन, क्योंकि माइनस दिया है। ए माइनस बी को यदि माइनस दोगे तो क्या आएगा? ए माइनस बी को यदि माइनस दोगे तो माइनस ए प्लस बी हो जाएगा, मतलब कि बी माइनस ए आ जाएगा, ठीक है ना। तो ए आर टू द पावर एन अपॉन आर माइनस वन, ठीक है, इसको भी माइनस दिया, ठीक है। तो सम का फॉर्मूला कैसे निकला ये आपने देखा, ठीक है। और अब आप जोड़ भी सकते हैं आसानी से, क्या? 2 4 और 8 और 16, कहेंगे कि इस श्रेणी के 4 पदों का योग बताइए, तो इस श्रेणी के 4 पदों का योग एग्जाम्पल ले रहे हैं। ए प्रथम पद 2 और आर कितना? 2, ठीक है। और 4 पदों का जोड़ मांगा है, 4 पदों का जोड़ मांगा है, तो आर की पावर एन की जगह 4 हो गया, माइनस 1 आ गया, बटे आर कितना है? 2, 2 में से 1 आ गया, ठीक है। अब क्या बचा ऊपर? 2, 2 में से 1 गया 1, 2 की पावर 4 16, 16 में से 1 गया ना,
16 में से 1 चला गया, 2 गुणा 15 और कितना आ गया 30। तो इस तरह से 11वीं का एक पाठ दोनों सूत्र लेकर अपने साथ आ गए और पाठ कंप्लीट भी हो गया। तो एक सवाल करते हैं, प्रश्नावली निकाल रहे हैं, ठीक है। चलिए, प्रश्नावली है और पाठ आया अनुक्रम, ठीक है। क्या दिया गया? अनुक्रम तथा श्रेणी, ठीक है, ये आया। सीक्वेंसेस एंड सीरीज, पाठ नंबर 8 है ये। जो पाठ आज आपको पढ़ाया वो 8 है संख्या, ठीक है, संख्या 8 है। देखिए संयोग, ठीक है ना, संख्या 8 है और तिथि क्या है ज्ञात करिएगा। सीक्वेंसेस एंड सीरीज, अनुक्रम तथा श्रेणी। सवाल 1 उठा रहे हैं प्रश्नावली से, देखिए 8.2 से पहला सवाल है। 8.2 से पहला सवाल, बस इसे ही करेंगे, हल्का रखना चाहते हैं। गुणोत्तर श्रेणी 8.2 का पहला सवाल कह रहे हैं, श्रेणी दी गई है 5/2, 5/4, 5/8, ठीक है, का 20वां पद बताइए, 20th 20वां, ठीक है। और फिर nवां पद बताइए, nth, दोनों बताने हैं, ठीक है, nth, ठीक है, nवां, जो भी लिखते हैं हिंदी में, ठीक है। अब एक छोटा सवाल, श्रेणी दी हुई है, कैसे चल रही है, 5/2, 5/4, 5/8। इसका 20वां पद उन्होंने पहले मांगा है और फिर कहा है कि nth टर्म बताइए। तो ऐसा जानबूझ कर किया, nth टर्म तो पहले लिख देना चाहिए, तब 20वां बता देंगे। तो nth टर्म कैसे लिख रहे थे, याद आया फॉर्मूला? देखो क्या, nth टर्म हम लोग लिख रहे थे a इंटू r टू द पावर n-1। अब उन्होंने क्या कहा, nth टर्म लिखिए। nth टर्म a क्या है 5/2, r अभी पता नहीं, r में देखो ध्यान देना क्या था 2, 4, 8, ऐसे में हम लोग यही कर दें 4/2, 8/4, ठीक है, 16/8। तो क्या कर लेते थे, 2 निकाल ले रहे थे, या ए आर स्क्वेयर। तो कॉमन रेशियो क्या बन रहा है, जो मल्टीप्लाई हो रहा है ए आर स्क्वेयर। तो यहाँ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, साफ दिख रहा है 1/2 मल्टीप्लाई हुआ ना। देखो 5/2 में 1/2, 5/4, 5/4 में 1/2 मल्टीप्लाई हुआ 5/8। तो आर कितना है 1/2 के बराबर। अब n-1, ये फॉर्मूला बन गया कि उन्होंने कहा nth टर्म लिखिए, तो nth टर्म लिख दिया। अब कह रहे थे कि 20वां पद बता दीजिए, तो t20 भी बता देना है। अब ए हमें पहले से मालूम है, nth टर्म का हमारा फॉर्मूला बन चुका 5/2, और हाफ की पावर इतनी क्या 20-1, ठीक है, तो 20-1 आ गया। अब 5/2 और हाफ की पावर 19, ठीक है, ये आ गया। ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें भी एक हाफ है, तो 5 इंटू एक हाफ यहां भी है, तो एक पावर और मिल सकती है, 1/2 की पावर कितनी 20। अब 2 की पावर 20 वो आंसर में लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। अगर आंसर में उन्होंने लिखा हो तो आप भी लिखिएगा 2 की पावर 20 बना के, कि 2 की पावर 10 1024 बनाती है। लेकिन अब 2 की पावर 20 तक जाएंगे तो बहुत बड़ा बन जाएगा, ठीक है। तो 8.2 में पहले सवाल में हम लोग उत्तर, सवाल लगाने के बाद उत्तर जरूर देखें। तो 8.2 में अब उत्तर देख ले, यहीं पर क्लास समाप्त होगी। 8.2 कि उत्तर क्या दिया गया है, ये आदत बनाइए, अच्छी सवाल कर लें, उत्तर तुरंत देखिए। 8.2, 8.1 एंड 8.2 का पहला सवाल 5/2 टू द पावर 20 एंड 5/2 टू द पावर n, यही उत्तर लिखे हुए हैं। इसमें हाफ की पावर और जोड़ दी थी, तो इसको और रूपांतरित कर दिया, 5 लिखा और हाफ की पावर कितनी लिख दी, एक n-1 थी और एक कितनी थी
1/2 और आ गई, तो हाफ की पावर n लिख दी, वही आ लिखा। ठीक है, बोलो उत्तर निकल आया। तो 8.2 का पहला सवाल हो गया। ठीक, ओके, फिर मिलते हैं, फिर बातें करते हैं। शुभकामनाएं, बाय।